हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम की पहली क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया, इसमें ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, किसी ब्रह्मा या ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद हमने देखा कि द ऑरिजिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टार, किसी तारे का निर्माण किस प्रकार होता है और किसी तारे का अंत किस प्रकार होता है, इनके बारे में चर्चा की। अब आज की क्लास में हम जो दूसरी क्लास होगी या सेकंड क्लास होगी, इसमें हम गैलेक्सी के बारे में कवर करेंगे और सोलर सिस्टम जो हमारा सौर तंत्र है या सौर परिवार है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और अदर के बारे में, जैसे उल्काज में क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद किसी तारे का निर्माण या अंत कैसे होता है, यानी तारे का लाइफ ऑफ स्टार या तारे का जीवन काल कैसे होता है, उनके बारे में चर्चा की। आज हम गैलेक्सी के बारे में चर्चा करेंगे। गैलेक्सी अर्थात आकाश गंगा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आकाश गंगा की बात की जाए तो गंगा क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टार अर्थात तारों का समूह है। तारों का समूह है। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के बादल पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और धूल कण के बादल पाए जाते हैं और इसी में तारों का संकेंद्रण होता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए, आकाश गंगा के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें 3 स्पाइरल्स आर्म होती हैं, 3 स्पाइरल आर्म होती हैं और जो सेंटर होता है उसे कहा जाता है बल्ज कहा जाता है, उसे बल्ज कहा जाता है। तो इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं और जो सेंटर होता है उसे कहा जाता है बल्ज, उसे बल्ज कहा जाता है। अब जो स्ट्रक्चर, इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं और सेंटर के आई से बल्ज कहा जाता है। और शुरुआत में जो जो इसमें क्या, हाइड्रोजन धूल कण के बादल पाए जाते हैं और इसी में तारे की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सेंटर में देखा जाए तो तारों का संकेंद्रण अधिक होता है। आकाश गंगा या गैलेक्सी की जो पहली भुजा होती है, यहाँ पर जो तारे पाए जाते हैं, इम्ब्रो तारे पाए जाते हैं अर्थात भ्रूण तारा इसमें पाया जाता है। अर्थात फर्स्ट आर्म में तारे का निर्माण प्रारंभ होता है। तारे की पहली अवस्था जो होती है जिसे कहा जाता है इम्ब्रो स्टार या भ्रूण स्टार पाया जाता है। जो सेकेंड आर्म होती है, इसमें जो तारे पाए जाते हैं वह यंग स्टार होते हैं या यंग स्टार पाए जाते हैं। जैसे सन हमारा क्या है, यंग स्टार है, तो यह भी कहाँ पाया जाएगा, सेकेंड आर्म में पाया जाएगा। और थर्ड आर्म में सबसे ओल्ड तारे होते हैं, तीसरी भुजा में या सबसे वृद्ध तारे इसी में पाए जाते हैं थर्ड आर्म में। ओल्ड तारे या ओल्ड स्टार पाए जाते हैं। तो पहली अवस्था जो पहला आर्म है, यहाँ पर क्या होता है कि किसी तारे का निर्माण होता है। सेकेंड में वह जो आर्म होती है, यहाँ यंग तारे पाए जाते हैं और थर्ड में सबसे ओल्ड तारे पाए जाते हैं। तो हमारा जो सन है वह कहाँ स्थित है, यंग स्टार है चूंकि, तो वह कहाँ स्थित होगा, सेकेंड आर्म में पाया जाता है। और फर्स्ट आर्म में कौन तारे पाए जाते हैं, भ्रूण तारे या तारे की पहली अवस्था होती है, वह कहाँ है, फर्स्ट आर्म में पाए जाते हैं। और यह क्या है, घूमती रहती है एंटी क्लॉकवाइज, या आकाश गंगा एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। गंगा होती है, गैलेक्सी होती है, वह 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक स्पाइरल गैलेक्सी होती है, स्पाइरल गैलेक्सी, या इसे सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में पाई जाती है। दूसरा जो गैलेक्सी का प्रकार है, एक होता है इरेगुलर गैलेक्सी अर्थात अनियमित गैलेक्सी पाई जाती है। और जो तीसरा होता है वह होता है इलिप्टिकल गैलेक्सी अर्थात वह कौन सी होती है, इलिप्टिकल गैलेक्सी होती है, इलिप्टिकल गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के कितने प्रकार हैं, जिसमें है स्पाइरल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी और इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सी पाई जाती है। जो हमारी गैलेक्सी है, जहाँ पर हमारा सन और जो प्लेनेट स्थित है अर्थात जो सौर तंत्र हमारा है, वह क्या किस प्रकार की गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी या सर्पिलाकार गैलेक्सी है। और उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है, वहाँ पर हमारा सौर तंत्र पाया जाता है या सौर मंडल पाया जाता है, वह किस फॉर्म में है, स्पाइरल फॉर्म में है। मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है उसके सबसे निकटतम गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है, सबसे निकटतम गैलेक्सी है हमारे
जो हमारी आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे की सबसे निकटतम गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। तो हमने देखा गैलेक्सी के बारे में देखा या आकाश गंगा के बारे में देखा, जिसमें 3 स्पायरल्स आर्म पाई जाती हैं। सबसे वाह जो आर्म भुजा होती है, पहली भुजा, यहाँ पर भ्रूण तारे पाए जाते हैं, यहीं तारे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और सेकंड में यंग स्टार पाए जाते हैं और थर्ड में ओल्ड स्टार पाए जाते हैं। सन की स्थिति कहाँ पर है, चूंकि यह यंग स्टार है तो सन हमारा कहाँ होगा, वह होगा सेकेंड आर्म में पाया जाएगा। अब हम इसी सेकेंड आर या इसी गैलेक्सी में हमारा सौर तंत्र उपस्थित है, जिसमें सन के अतिरिक्त क्या है 8 प्लैनेट पाए जाते हैं और उनके कुछ सैटेलाइट या मून पाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम अपने सौर तंत्र या सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। सोलर सिस्टम की बात की जाए तो इसमें क्या है, एक स्टार है जिसे कहा जाता है सन कहा जाता है या जिसे सूर्य कहा जाता है। सूर्य के अतिरिक्त इसमें क्या है 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा या सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक स्टार है, स्टार के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम और इसमें 8 प्लैनेट पाए जाते हैं, इनको देखा जाए यदि तो सेंटर में कौन है, सन है हमारा या सूर्य है। और सूर्य की परिक्रमा करने वाले कौन कौन से ग्रह शामिल प्लैनेट हैं, जिसमें है मरक्यूरी, इसके बाद मरक्यूरी के बाद है वीनस है या जिसे कहा जाता है शुक्र कहा जाता है, शुक्र स्थित है। शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर आता है अर्थ है, इसके बाद चौथे नंबर पर मार्स अर्थात मंगल है, मंगल के बाद जुपिटर आता है, बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति के बाद सैटर्न, सैटर्न अर्थात शनि है, शनि के बाद यूरेनस आता है अर्थात अरुण है, और एक है नेपच्यून अर्थात वरुण। तो कुल 8 प्लैनेट पाए जाते हैं, इसमें 8 प्लैनेट पाए जाते हैं। अब हम इनको विस्तार से समझेंगे, जो हमारा सोलर सिस्टम है उनके स्ट्रक्चर के बारे में अर्थात और उनकी विशेषताओं के या फीचर के बारे में हम अध्ययन करेंगे हैं या क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा कर रहे हैं सन की। सूर्य है और यहाँ पर यह 8 प्लैनेट हैं जो क्या कर रहे हैं, सन की परिक्रमा कर रहे हैं। जो प्लैनेट हमारा है इसमें इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है इनर प्लैनेट जिसमें 4 ग्रह शामिल हैं, और एक है आउटर प्लैनेट जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून पाए जाते हैं। तो इनर प्लैनेट की बात की जाए तो यह इनका निर्माण किससे हुआ, चट्टानों और पदार्थों से इनका निर्माण हुआ। जो इनर प्लैनेट है इनका किससे निर्माण हुआ, चट्टानों से निर्माण हुआ है। इसे कहा जाता है इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह में आते हैं मरक्यूरी या बुध आता है, वीनस आता है, शुक्र आता है, शुक्र के अलावा अर्थ आता है, और मार्स अर्थात मंगल ग्रह आते हैं। तो इसमें 4 ग्रह हैं इनर प्लैनेट, या इनका निर्माण चट्टानों से हुआ, मैटर से हुआ है, और या इन्हें भी पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, 4 ग्रह आते हैं और इन्हें कहा जाता है इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। आउटर प्लैनेट का निर्माण यह क्या है, गैसियस फॉर्म में है। इनका निर्माण ज़्यादातर गैसों से हुआ जिसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस पाए जाते हैं। इन्हें क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और इन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है या इन्हें जुपिटर प्लैनेट भी कहा जाता है। जिसमें बृहस्पति ग्रह है, शनि है, अरुण है और वरुण ग्रह आते हैं। तो जो प्लैनेट है इनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। और इसी मार्स और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्ट्रोइड पाए जाते हैं या क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। इनके बीच में कहाँ पाया जाता है, मार्स अर्थात मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ या अपने एक्सिस पर भी रोटेट करते रहते हैं। जिसमें 2 ऐसे ग्रह हैं, वीनस या शुक्र ग्रह, शुक्र और अरुण ग्रह क्या हैं, यह जो घूर्णन करते हैं वह क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं या क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं, या इस पूरब से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। जबकि और अदर जो प्लैनेट हैं वह पश्चिम से पूरब की तरफ गति करते हैं। तो 2 ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण, वह क्या करते हैं, अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करते हैं। और सबसे छोटा ग्रह
प्लेनेट कौन सा है? मर्क्यूरी, या इसे कहा जाता है बुध ग्रह। और सबसे बृहद ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है या जुपिटर है। अब हम इनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम सन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारा स्टार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सन की बात की जाए, सन के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। अब हम सन के विभिन्न स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। सन की बात की जाए, जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है सन का, वह होता है कोर। और कोर क्या है? सबसे इंटरनल पार्ट, जो सबसे आंतरिक भाग है, उसे कहा जाता है कोर। कोर की विशेषता क्या होती है? यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना घटित हो रही है, जहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या कर रहे हैं? हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना यहीं पर घटित हो रही है। और कोर का जो टेम्परेचर है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का टेम्परेचर पाया जाता है। और इसी कोर से एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। जो सन में जो सन चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, तो उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? कोर में। अर्थात यह क्या है? पावर हाउस है। यहीं से एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है, जो लाइट और हीट के फॉर्म में होती हैं। इंटरनल पार्ट है वह है कोर। इसी में न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना घटित होती है और एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। और जो सेकेंड पार्ट है सन का, उसे कहा जाता है रेडिएटिव जोन। उसे रेडिएटिव जोन कहा जाता है। और यहाँ पर कोर के बाद जो एनर्जी, इस जोन में दूसरा जो सेकेंड जोन है, रेडिएटिव जोन है, यहाँ से एनर्जी विकिरण के रूप में बाहर की तरफ निकलती है। तो कोर के बाद जो उसका अगला जो पार्ट है, वह पार्ट है रेडिएटिव जोन। और यहाँ पर एनर्जी किस रूप फॉर्म में निकल रही है? विकिरण के रूप में बाहर की तरफ निकल रही है। रेडिएटिव जोन के बाद जो अगला जो पार्ट आता है सन का, जो अगला पार्ट है, वह कौन सा पार्ट है? कन्वेक्टिव जोन है। कन्वेक्टिव जोन, यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी वह किस फॉर्म में होता है? वहाँ पर फिजिकल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? भौतिक रूप में निकलती है, या फिर यहाँ पर फिजिकल मोशन होता है। कि जो यहाँ पर जो हार्ट एंड हल्की डेंसिटी वाले पदार्थ या प्लाज्मा है, वह ऊपर की तरफ ऊपर जाते हैं। और जबकि जो कोल्ड और हाई डेंसिटी वाले पदार्थ हैं, वह नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर कन्वेक्शनल या कन्वेक्टिव फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी का मोशन होता है या एनर्जी गति करती है। जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ प्लाज्मा, हार्ट एंड हल्की डेंसिटी वाला प्लाज्मा ऊपर की तरफ जाएगा, और जो भारी पदार्थ हैं वह नीचे की तरफ मोशन करेंगे। तो भारी पदार्थ यहाँ पर नीचे की तरफ मोशन करेंगे। तो यहाँ पर एक सेल का, इस प्रकार सेल का निर्माण होता है। तो कन्वेक्टिव जोन में क्या है? सेल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का जो मोशन है वह फिजिकल फॉर्म में है, वह फिजिकल फॉर्म में इनका मोशन होता है। तो हमने कोर के बारे में देखा रेडिएटिव जोन के बाद। अब कन्वेक्टिव जोन का अध्ययन किया। अब कन्वेक्टिव जोन में ही ऊपरी जो लेयर होती है, जो पृथ्वी से दिखाई देती है, सन का विजिबल पार्ट होता है, वह विजिबल पार्ट कौन सा होता है? फोटोस्फीयर होता है। फोटोस्फीयर इसे कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है, या इसे प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। यह क्या है? विजिबल पार्ट है, और यह दिखाई देता है, पृथ्वी से यह पार्ट दिखाई देता है। फोटोस्फीयर की बात की जाए तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है फोटोस्फीयर का, वहाँ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। और इसी फोटोस्फीयर में कुछ धब्बे जब हम पृथ्वी से देखते हैं, कुछ स्पॉट पाए जाते हैं, या इसे कहा जाता है सन स्पॉट। सन स्पॉट दिखाई देता है या सौर धब्बा दिखाई देता है, इसी फोटोस्फीयर पर पाए जाते हैं। और इनकी एक साइकिल होती है। यदि किसी एक स्थान पर इनका निर्माण हुआ है, तो अगले 11 साल बाद इनका यहाँ पर निर्माण होता है। तो 11 वर्षों की क्या चलती है? साइकिल चलती है। अब सन स्पॉट क्या है, इसको थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। यह सन है, और सन का जो यह पार्ट कौन सा है? कन्वेक्टिव जोन है। यह पार्ट क्या है? कन्वेक्टिव जोन। और जो ऊपरी लेयर होती है, इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर कहा जाता है।
फोटोस्फीयर, और इसी फोटोस्फीयर पर सौर धब्बे पाए जाते हैं या सौर कलंक पाया जाता है, या इसे कहा जाता है सन स्पॉट कहा जाता है। अब इनका निर्माण क्या होता है, कैसे होता है? जैसे यहाँ से फोटोस्फीयर से कन्वर्ट, यहाँ से एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है, लेकिन एनर्जी तो पार कर जाएगी इसके वायु, यहाँ पर जो सन का क्या है, क्रोमोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर। यहाँ से एनर्जी तो बाहर चली जाएगी, लेकिन जो भारी गैसें हैं, भारी धातु है या मैटर है, वह वापस क्रोमोस्फीयर से वापस नीचे की तरफ आएंगे। तो जब यह ऊपर बाहर की तरफ निकल रही तो क्या है, हॉट है, अधिक गर्म है, लेकिन जब यह वापस आएगी इस क्षेत्र में, नीचे की फोटोस्फीयर के आसपास वापस आएगी, तो यह पार्ट इनकी अपेक्षा क्या होगा, कोल्ड होगा। तो देखा जाए तो जहाँ से एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है अधिक गर्म है, अधिक हॉट है, अधिक टेम्परेचर है, जबकि जहाँ वापस आएगी तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। तो इस प्रकार यह ब्लैक काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। यहाँ का टेम्परेचर, इसे कहा जाता है कूलर पैच कहा जाता है, इसे कूलर पैच। और जब इसे पृथ्वी से हम देखते हैं तो इसे कहा जाता है सन स्पॉट कहा जाता है, इसे सन स्पॉट या सौर धब्बा कहा जाता है, इसे सौर धब्बा कहा जाता है। तो इसकी जहाँ से एनर्जी निकल रही है इसकी अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और यह हाई मैग्नीट्यूड वाला क्षेत्र होता है सन स्पॉट। और एक शब्द है कोरोना। कोरोना क्या होता है कि जब यहाँ गैसें वापस आ रही हैं, तो वापस की तरफ आ रही हैं यहाँ से, यहाँ यह पार्ट क्या है, बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है, वाइट कलर का, और ज़्यादातर यह क्या देखा जाता है, सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है, इसे कहा जाता है कोरोना कहा जाता है। तो हमने सन स्ट्रक्चर के अंतर्गत, सन के विशेषताओं के अंतर्गत देखा, सन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, जो सबसे इंटरनल पार्ट है, कोर के बारे में समझा, कोर के बाद रेडिएटिव जोन के बारे में समझा, इसके बाद कन्वेक्टिव जोन, और जो विजिबल पार्ट है या इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर, इनके बारे में चर्चा की, और जो वायुमंडल होता है उसे कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। फिर हमने सन स्पॉट के बारे में देखा, और इसके बाद हमने देखा कोरोना क्या है। अब एक होता है सोलर फ्लेयर। जब यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्रिया तीव्र होती है तो एनर्जी और तीव्र गति से बाहर की तरफ निकलती है, इसे कहा जाता है सोलर फ्लेयर कहा जाता है। तो सन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा। अब हम जो 8 प्लेनेट हैं उन 8 प्लेनेट के बारे में समझने के सबसे पहले हम मर्क्यूरी के बारे में देखेंगे, या जिसे कहा जाता है बुध ग्रह कहा जाता है, इनके बारे में देखेंगे। मर्क्यूरी की बात की जाए या बुध ग्रह की बात की जाए तो यह सन के सबसे नज़दीकतम ग्रह है, सबसे नज़दीक है मर्क्यूरी, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह है। और यह जो रिवोल्यूशन या फिर सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में करता है। और बुध के पास कोई सैटेलाइट या उपग्रह नहीं पाए जाते, तो नो सैटेलाइट और ना तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, और यहाँ पर बुध के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। और इसके सर्वे के लिए जो सबसे पहले आर्टिफिशियल उपग्रह या सैटेलाइट भेजा गया था वह कौन सा है, मेरिनर 10। मेरिनर 10 सैटेलाइट इसके अध्ययन के लिए, सर्वे के लिए भेजा गया था, वह कौन सा है, मेरिनर 10। के बाद अगला जो ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र की बात की जाए तो यह सबसे नज़दीक इसके है, अर्थ के सबसे नज़दीक ग्रह है। यदि प्रश्न पूछा जाए सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है अर्थ के, तो वह है वीनस या शुक्र है। सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कहाँ किसके है, अर्थ के सबसे मतलब सबसे नज़दीक है, और इसे आकार में बराबर होने के कारण इसे कहा जाता है जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आकार में बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और यह ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, चमकीला ग्रह है, और इसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। इसे मॉर्निंग स्टार और यह वीनस क्या जो कंप्लीट रिवोल्यूशन 225 दिन में करता है, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर भी 243 दिन में घूमता है। यह 243 दिन में रोटेट करता है, एक अपने अक्ष पर या 243 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। तो वीनस की बात की जाए तो इसका जो सन की जो परिक्रमा 225 दिन में, जब उसकी रोटेशन कितने दिन में करता है, 243 दिन करता है। मात्र एक ऐसा ग्रह है जो कि जिसकी परिभ्रमण या घूर्णन गति परिक्रमण गति से अधिक है, अधिक दिन में करता है, यानी परिभ्रमण
परिक्रमण से अधिक दिन में करता है। मात्र एक वीनस ऐसा ग्रह है और इसके पास भी कोई नो मून्स पाए जाते हैं, न कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। और यह ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। और यह क्या है, पृथ्वी का या सौरमंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस। वीनस के बाद अर्थ आता है, अर्थ को हम बाद में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हम मार्स या जिसे कहा जाता है मंगल ग्रह के बारे में देखेंगे। देखा जाए तो इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा जाता है, रेड प्लेनेट कहा जाता है। और यह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। और मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं, 2 उपग्रह पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, फोबोस एंड डीमोस। और डीमोस की बात की जाए तो यह सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, उपग्रह है। और इसी मार्स पर हाईएस्ट पॉइंट पाया जाता है, जिसे कहा है ओलंपियास मोन्स कहा जाता है। ओलंपियास मोन्स सबसे हाईएस्ट पॉइंट पाया जाता है। तो यह क्या, सबसे टालेस्ट वॉल्केनो है, सबसे टालेस्ट वॉल्केनो है या ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है, उसका नाम है ओलियम्पस मोन्स है। यह सोलर सिस्टम का सबसे टालेस्ट वॉल्केनो है। और भारत द्वारा इसरो द्वारा कब लॉन्च किया, मंगलयान लॉन्च कब किया गया था, मंगलयान के अध्ययन के लिए, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, वह नवंबर 5, 2013 से लेकर, जो कि पहुंचा कब, सितंबर 24, 2014 को पहुंचा। तो हमने इनर प्लेनेट के बारे में देखा। अब हम आउटर प्लेनेट के बारे में देखेंगे। आउटर प्लेनेट के अंतर्गत जो आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर, या इसे कहा जाता है बृहस्पति ग्रह। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम का क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। और यह लगभग सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्षों में करता है। और इसके पास कुल कितने सैटेलाइट हैं, 92 सैटेलाइट पाए जाते हैं। और गैनीमीडा क्या सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। अगला है यूरेनस, सॉरी जुपिटर के बाद आता है शनि। शनि ग्रह की बात की देखा जाए तो यह सेकेंड लार्जेस्ट है, जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ग्रह है। और यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 ईयर में कंप्लीट करता है। और इसके पास 147 से अधिक नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। और टाइटन क्या है इसका, बिगेस्ट बीइंग द लार्जेस्ट, टाइटन जो उपग्रह है इसका सबसे लार्जेस्ट उपग्रह है। यह किसके बराबर है, मर्क्यूरी अर्थात बुध ग्रह के बराबर है। तो टाइटन सबसे लार्जेस्ट ग्रह है, उपग्रह है सॉरी, यह बुध के ग्रह के बराबर है। इसके बाद यूरेनस आता है, यूरेनस अर्थात अरुण। और यह जो शनि है, इसमें छल्ले रिंग्स पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, इसमें रिंग पाए जाते हैं। और यह पीले कलर का दिखाई देता है। यूरेनस की बात की जाए तो इसको खोजा कब गया था, 1791 में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा, विलियम हर्शेल के द्वारा खोज हुई थी। और यह थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, या सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और 84 ईयर्स में क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और यह भी क्या है, शुक्र ग्रह की भांति इसकी जो रोटेशनल गति है ईस्ट से लेकर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। और यह ग्रीन कलर का दिखाई देता है, यह ग्रह ग्रीन कलर का दिखाई देता है। उसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पर मेथेन की उपस्थिति पाई जाती है। और इसके पास लगभग 27 सैटेलाइट है। यूरेनस के बाद अगला जो आता है हमारा, वह है नेपच्यून, या जिसे कहा जाता है वरुण। और वरुण की खोज कब की गई थी, जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन गैले द्वारा खोज की गई थी। और यह 165 ईयर में कंप्लीट करता है, सन की परिक्रमा एक चक्कर लगाता है। और इसके पास 14 क्या है, सैटेलाइट है। और टाइटन क्या है, सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है। तो हमने इनर प्लेनेट के साथ साथ जो आउटर 4 प्लेनेट हैं उनकी विशेषताओं के बारे में देखा। अब हम कुछ अदर के अंतर्गत, जैसे उल्काज में क्या होता है, उल्कापिंड क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एस्ट्रॉयड क्या होता है, क्षुद्र ग्रह जिसे कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। तो हमने जब देखा कि यहाँ पर मंगल ग्रह या मार्स प्लेनेट है और यहाँ पर जुपिटर है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड। यह भी क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। एक है
उल्का पिंड या मेट्रॉइड कहा जाता है, या उल्का पिंड क्या होता है, और एक शब्द होता है मेट्रो या उल्काज्म क्या होता है, उल्काज्म। तो जब सन और 8 प्लेनेट का निर्माण हुआ तो कुछ छोटे छोटे पिंड भी, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, यह भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। कभी कभी जो पिंड हैं, पिंड क्या करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, अर्थ है, और या पृथ्वी के कुछ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जो जो पिंड क्या है, कुछ पिंड क्या करें, ऊपर की तरफ जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जब इनका निर्माण हुआ, सन 8 प्लेनेट का निर्माण, कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच गए हैं, वह कभी कभी क्या करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, यदि वायुमंडल में या बर्न हो जाएंगे या जल जाएंगे, उन्हें कहा जाता है उल्काज्म कहा जाता है, उन्हें उल्काज्म कहा जाता है। लेकिन जब जो पृथ्वी पर, जो पिंड पृथ्वी पर आकर गिरता है, उसे कहा जाता है उल्का पिंड कहा जाता है। तो कुछ पदार्थ या पिंड, जो अवशिष्ट पिंड हैं, वह गति कर रहे हैं ऊपर की तरफ, या वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो इन्हें उल्काज्म या उल्का, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इन्हें उल्काज्म या उल्का पिंड कहा जाता है। अब एक शब्द है कॉमेट्स, या इसे कहा जाता है धूमकेतु। क्या है, धूमकेतु, इनके बारे में भी समझ लें। धूमकेतु की बात की जाए तो इनका निर्माण मेन रूप से गैस और आइस से होता है, या गैस और बर्फ से बने होते हैं, या भी एक पिंड होते हैं। और जब यह सन की तरफ आते हैं तो इनमें या बर्न होने लगते हैं या जलने लगते हैं। तो इनका जो स्टेक, यानी यहाँ पर यदि सन है कोई, और धूमकेतु क्या है, जो कि निर्मित है गैस और आइस से निर्मित पिंड होता है, या जब सन की तरफ आता है तो यह टेम्परेचर के कारण बर्न होने लगता है। तो यहाँ पर एक टाल का निर्माण होता है या पूंछ का निर्माण होता है, और जो इसका अग्रभाग में न्यूक्लियस पाया जाता है, या नाभिक या सेंटर पाया जाता है, और इसके चारों तरफ जो बादल होते हैं न्यूक्लियस के, इसे कहा जाता है कोमा कहा जाता है। और जब यह सन की तरफ आएगा तो यह बर्न होने लगता है, जलने लगता है, और पूंछ की तरह इस प्रकार निर्माण होता है, इसे टाल कहा जाता है। और यह पूंछ क्या है, सन के विपरीत दिशा में होती है। तो जो या इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बादल बनते हैं, उन्हें कहा जाता है कोमा कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो टॉपिक कवर किया, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और अदर के अंतर्गत उल्कापिंड क्या होते हैं, उल्काज्म क्या होते हैं, और धूमकेतु क्या होता है, जिसे कॉमेट कहा जाता है, इनके बारे में चर्चा की। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।